हाय एवरीवन, गोपाल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग इसके पहले जो हैं हम लोग कक्षा 10 के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, उस भूगोल में पहला चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन जो चैप्टर का नाम है, उसमें क ख ग घ ऐसे करके बहुत सारा मतलब खंड बना हुआ है। तो हम लोग जो है उसमें प्राकृतिक संसाधन और उसके उपयोग पढ़ चुके थे। वो भी वीडियो 2 पार्ट में आप लोग को उपलब्ध होगा। और ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन में 2 पार्ट है। एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, ये जो पार्ट अभी पढ़ा रहे हैं ये दूसरा पार्ट है। ये मृदा संसाधन का पार्ट 2 है। ध्यान रखना बच्चों, ये वीडियो मृदा संसाधन का पार्ट 2 है। ठीक है, आपको मृदा के बेसिक नॉलेज के बारे में देखना होगा तो आपको वीडियो पार्ट 1 देखना होगा। ठीक है, तो गोपाल ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। चलिए हम लोग एक एक करके एक एक प्रश्न को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एकदम सरल भाषा में बताएंगे आपको हम। लिखा हुआ है कि खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, आप लोग गांव देहात में सुने होंगे कि बहुत सारा लोग बोलता होगा ये बड़ा बांगरा मिट्टी बाई, ये बड़ा खादर मिट्टी बाई। ठीक है, तो बांगर और खादर मिट्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न बन रहा है खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। सबसे पहले खादर मिट्टी की देखते हैं कि खादर मिट्टी किसे कहते हैं। कह रहा है कि नदियों में आए हुए बाढ़ के द्वारा बहा कर लाई गई नवीन बारीक कणों वाली कॉप मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। नदियों में आए हुए बाढ़ मतलब नदी में बाढ़ आता है, और नदी जब बाढ़ आता है तो बहुत सारे वहाँ से मिट्टी को बहुत दूर दूर से बहा के लाती है, खादरों को बहा के लाती है, और उसको बहा के ला के बहुत सारे भूभाग पे जो है फैला देती है। ठीक है, और वो जो महीन महीन कण वाले जो खादर मिट्टी को बहा के लाती है उसी को खादर मिट्टी या कॉप मिट्टी कहते हैं। ठीक है, भारत के विस्तृत भूभाग में यह मिट्टी फैली हुई है। भारत के विस्तृत भूभाग में यह मिट्टी फैली हुई है। कौन मिट्टी फैली हुई है? खादर मिट्टी फैली हुई है। ठीक है, भारत के विस्तृत भूभाग में यह मिट्टी जो है ये फैली हुई है। कौन? खादर मिट्टी। यानी कि नदियों के बाढ़ के पानी के द्वारा बहा के लाया गया मिट्टी भूभाग में फैल जाता है, और वही मिट्टी जो है वो खादर मिट्टी के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला कहता है कि बागर मिट्टी। नदियों में आए हुए बाढ़ के द्वारा मिट्टियाँ मैदानी क्षेत्रों में जमा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, नदियों में आए हुए बाढ़ के द्वारा जो भी वहाँ मिट्टियाँ आती है वो काट काट के लाता है, मैदानी क्षेत्रों में जमा हो जाता है। और जब यह मिट्टी पुरानी हो जाती है, और यही बहाई के लाई हुई मिट्टी जब ये पुरानी मिट्टी हो जाती है तो इसी मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, सिर्फ नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी को खेतों में फैला दिया गया, हर साल बहा के लाया जा रहा है तो वह खादर मिट्टी है। लेकिन एक बार बहा के लाया गया वह मिट्टी, या फिर उसके बाद से दोबारा बहा के नहीं लाया गया, उसको छोड़ दिया और मिट्टी पुराना हो गया, उसके ऊपर फिर कोई नई परत नहीं आई। ठीक है, उसके ऊपर फिर से कोई नई परत आई और वह खादर मिट्टी जो है कुछ दिन पुराना हो गया तो वह मिट्टी बांगर मिट्टी के रूप में चला जाएगा। ठीक है, ये परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा बच्चों। आगे कहता है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन सा है। आइए देखते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक निम्न है। क्या क्या है भाई? स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टानों व खनिज कण, वनस्पतियाँ एवं जीव जंतु, भू आकृति एवं ऊंचाई, मृदा बनने का समय। ठीक है, मृदा निर्माण के ये मुख्यतः 5 मुख्य घटक हैं, जिनमें पहला है स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टानों व खनिज कण, वनस्पतियाँ एवं जीव जंतु, भू आकृति और ऊंचाई, मृदा बनाने की समय, मृदा बनने की समय। ये 5 गो पॉइंट जो हैं आप लोगों को बहुत ध्यान पूर्वक याद रखना होगा। ये मृदा निर्माण के मुख्य घटक हैं। ठीक है, मृदा निर्माण के लिए ये सब जरूरी है। स्थानीय जलवायु, पूर्ववर्ती चट्टानें व खनिज कण, वनस्पतियाँ एवं जीव जंतु, भू आकृति, ऊंचाई, मृदा बनने का समय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मृदा संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखी।
मृदा संरक्षण पर एक टिप्पणी लिख। बच्चों ये संरक्षण का मतलब क्या होता है? इस संरक्षण का मतलब क्या होता है? इस संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना या बचाव। बचाव, रक्षा करना या बचाव, ठीक है। तो मृदा के बचाव पर एक टिप्पणी लिखना है, मृदा के संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखना है। तो देखिए कैसा टिप्पणी है, आप लोग भी पढ़ के समझिए। मृदा संरक्षण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। मृदा संरक्षण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है। यदि सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो हम लोगों को मृदा संरक्षण के लिए कोशिश करनी होगी। मृदा का मतलब क्या होता है? मृदा का मतलब क्या होता है बच्चों? मृदा का मतलब होता है मिट्टी नहीं, मिट्टी, उसी को मृदा बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत सारा बच्चा सब मृदा का मतलब समझने में दिक्कत करता है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दें, मृदा का मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी। मृदा क्षरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है। यदि सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो हम लोगों को मृदा संरक्षण के लिए कोशिश करनी होगी। मृदा संरक्षण के विभिन्न तरीके हैं। बात तो सही बात है भाई, अगर इस सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है, ये अक्षुण्ण एक शब्द आता है, अक्षुण्ण, यहाँ पे अक्षुण्ण का मतलब क्या होता है? अक्षुण्ण का मतलब होता है कि जैसा है वैसा ही रहे, इसमें किसी प्रकार की मानवीय भेदभाव या मानवीय प्रकार की निष्क्रियाओं नहीं हो। जैसे ईश्वर ने बना दिया है वैसा ही बनी रहे। ये मृदा प्राकृतिक चीज है, भगवान का बनाया हुआ चीज है। मृदा, पेड़ पौधा, नदी, झरना, तालाब, ये सब ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक चीजें हैं। इसमें किसी भी इंसान को छेड़खानी नहीं करनी है। तो अक्षुण्ण का मतलब हो गया कि इसमें मानवीय कोई क्रियाकलाप ना हो, जो भगवान का दिया हुआ चीज है वैसा ही रहे। तो हम लोगों को मृदा संरक्षण के लिए कोशिश करनी चाहिए। मिट्टी का बचाव कैसे हो, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मृदा संरक्षण के विभिन्न तरीके हैं, मिट्टी को बचाव करने के विभिन्न तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं आगे बताते हैं आपको। मृदा क्षरण को नियंत्रित करने के निम्नलिखित उपाय हैं। क्या हैं बच्चों? ये देखिए, मृदा क्षरण के नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला उपाय, वन लगाकर। भाई जब पेड़ पौधा आप लगाइएगा तब न मिट्टी के कटाव रुकेगा। पेड़ पौधा लगाइएगा तब न बारिश होगी। पेड़ पौधा प्रचुर मात्रा में लगाइएगा तब न नदियों की बहाव जो है कम काटेगी मिट्टी को। तो वही कहता है कि वन लगाकर। बच्चों हमारा मानना है कि अगर एक परिवार में एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके जन्म के जिस दिन छठियार होता है, जिस दिन उसकी छठियार होती है, उस दिन उस बच्चे के नाम से एक पेड़ लगाया जाए। और जिस परिवार में किसी आदमी की मृत्यु होती है तो उसके मृत्यु के उपरांत भी एक पेड़ लगाया जाए। अगर ये नियम अगर हर परिवार के लोग अगर इसको जो है फॉलो करने लगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हमको 33% वन चाहिए अपने भारत में पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए। ये जो कमी है 23 पॉइंट कुछ है, ये कमी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो किसी परिवार में अगर बच्चा जन्म लेता है तो भी एक पेड़ लगा दे। किसी परिवार में अगर किसी की मृत्यु होती है तो भी एक पेड़ लगा दे उसकी याद के रूप में। अरे अपना जगह जमीन नहीं है पेड़ लगाने के लिए तो क्या हो गया? अरे सरकारी जगह जमीन है ना भाई, सरकारी नहर है कि नहीं है, सरकारी फील्ड मैदान है कि नहीं है, वहाँ पे जाके एक पेड़ लगा दे। चाहे वो शीशम का लगाए, चाहे वो गूलर का लगाए, चाहे वो आम का लगाए, चाहे वो पीपल का लगाए, किसी भी पेड़ एक ले जाके लगा दे। अपना जगह जमीन है तो अपने जगह जमीन में लगाइए, और अपना जगह जमीन अगर नहीं है तो जो सरकारी संपत्ति है, जो सरकार का संपत्ति क्या होता है, परती, स्कूल, नहर, वहां पे भी ले जाके आप एक पेड़ लगा दीजिए। ये अपने इंसानियत के नाते, अपने अपने पर्यावरण के लिए, ठीक है। अब कहता है कि वन्य क्षेत्र में वृद्धि भूमि मृदा संरक्षण का सबसे शानदार उपाय है। जब वन क्षेत्र में वृद्धि होगा तो भूमि और मृदा का बचाव निश्चित होगा।
वन क्षेत्र में जब वृद्धि होगा तो भूमि और मृदा का बचाव निश्चित होगा। वही कह रहा है कि वन क्षेत्र में वृद्धि भूमि व मृदा संरक्षण का सबसे शानदार उपाय है। अतः पेड़ों की कटाई रोकना चाहिए और नए क्षेत्रों में पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ों की कटाई रोकना चाहिए और नए क्षेत्रों में पेड़ लगाना चाहिए। ये पहला हो गया। दूसरा उपाय देखिए क्या सुझाया गया है, बांधों का निर्माण करके जहां जहां पे नदी एक बैग काट देती है, कहीं पे नहर कट गया, नदी कट गया, वहां से बाढ़ का पानी आके पूरे मिट्टी को तहस नहस करके चला गया, जितने भी सारे उपजाऊ खेत सबको बहा के लेके चला गया। तो बांध बना के जब आप नदियों में बांध बनाएंगे तो उससे भी मृदा क्षरण रुकेगी। ठीक है, वही कह रहा है कि नदियों पर बांधों का निर्माण कर मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। बांधों के द्वारा जल बहाव की गति को नियंत्रित करके मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ठीक है, बांधों के द्वारा जल बहाव की गति को नियंत्रित करके मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अतः उपरोक्त बातों का अवलोकन करने से मृदा संरक्षण संभव है। ठीक है, यानी कि वन लगाकर और बांध का निर्माण करके दो उपाय सुझाया गया है। मृदा संरक्षण के दो उपाय है। मृदा संरक्षण के कितने उपाय है भाई? दो। मृदा संरक्षण के दो उपाय हम बताए। कौन कौन उपाय बताए? पहला बताए वन लगाकर, दूसरा बताए बांध बनाकर। ठीक है, ये दो उपाय बताए मृदा संरक्षण का। एक हुआ वन लगाकर, दूसरा हुआ बांध बनाकर। आगे बढ़ते हैं। भूक्षरण के कौन कौन से क्षेत्र हैं भाई? अब देखिए भूक्षरण के क्षेत्र पूछ रहा है। सबसे पहला बात आप जानिए कि भूक्षरण होता क्या है। ये पहले जानिए कि भूक्षरण होता क्या है। भूक्षरण का मतलब होता है कि जहाँ पे मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा क्षरित होती है, मिट्टियों का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है। ठीक है, यहाँ से मिट्टी काट के वहाँ गया, वहाँ से मिट्टी काट के वहाँ गया, मिट्टी के जो है ना व्यापार हो रहा है, मिट्टी एकदम धड़ल्ले से काटे जा रहा है, बने काटी जा रही है, वहाँ से मिट्टी काट के शहरों में जा रहा है कि नहीं है? नदियों के पेटों से मिट्टियाँ काटी जा रही है। इसको बोलते हैं नहीं, मिट्टी का बर्बादी, मिट्टी का ह्रास ही मिट्टी क्षरण कहलाता है। यानी कि मृदा ह्रास ही भूक्षरण है। ठीक है, भूमि का क्षरण है। और भूमि क्षरण को कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र समझिए। भारत के मध्य प्रदेश में चंबल नदी के द्रोणी, उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा जिला, तमिलनाडु के, यहाँ पे देख लीजिए, भारत में मध्य प्रदेश के चंबल नदी के द्रोणी। मध्य प्रदेश में कौन? तो चंबल नदी के द्रोणी। उत्तर प्रदेश में दो जिला नामित है, आगरा और इटावा। यूपी में दो जिला है भूक्षरण के लिए, आगरा और इटावा। तमिलनाडु के दक्षिणी और उत्तरी अकाट। बच्चों एक हम शब्द बोल रहे हैं अकाट, ध्यान से सुनो। अकाट हम लिख भी देते हैं, आपके डिस्प्ले पे दिखाई देगा। अकाट, ये अकाट क्या है? एक नया शब्द है, देख के चौंकिएगा नहीं, बताते हैं क्या होता है इसका मतलब। अकाट का मतलब हो गया कि उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ। यहाँ पे लिखा होगा उत्तर, तमिलनाडु के दक्षिणी और उत्तरी अकाट, मतलब दक्षिण दिशा में और उत्तरी दिशा में, तो दक्षिणी अकाट में देखिए कौन कौन सा जगह है जो भूक्षरण के लिए जाना जाता है। पहला है दक्षिणी अकाट के, पहले देखते हैं कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, उसके बाद में हाँ ये दो गो आ गया आपको, कन्याकुमारी तिरुचिरापल्ली जो है ये दक्षिणी अकाट के लिए हो गया। और उसके बाद में उत्तरी अकाट के लिए हो गया सलेम और कोयम्बटूर। ठीक है, सलेम और कोयम्बटूर। दक्षिणी के लिए, दक्षिणी आकार के लिए तमिलनाडु की जगह है कन्याकुमारी और तिरुचिरापल्ली, और उत्तरी अकाट के लिए
सलेम और कोयम्बटूर। ठीक है, तो भूक्षरण के क्षेत्र बच्चों याद कर लीजिए। भूक्षरण के कौन कौन से क्षेत्र हैं? मध्य प्रदेश के चंबल नदी के द्रोणी नंबर 1, उत्तर प्रदेश में 2 जिला आगरा और इटावा, तमिलनाडु में दक्षिणी अकाट में कन्याकुमारी तिरुचिरापल्ली, और उत्तरी अकाट में सलेम और कोयम्बटूर। सलेम और कोयम्बटूर, बस याद हो गया। अगर ये प्रश्न बनता है कि भूक्षरण के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये मस्ट VVI प्रश्न है। ठीक है, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मस्ट VVI प्रश्न है। अगर इस तरीके से आप लोग अगर याद करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार नंबर उठेगा। मध्य प्रदेश में चंबल नदी की द्रोणी, उत्तर प्रदेश में आगरा और इटावा जिला, तमिलनाडु के दक्षिण में कन्याकुमारी और तिरुचिरापल्ली, और उत्तरी अकाट में सलेम और कोयम्बटूर। यानी कि कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, सलेम और कोयम्बटूर ये सब तमिलनाडु के ही जिला हैं। क्लियर? अंतर इतना ही है कि कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली ये दक्षिणी अकाट में पड़ता है और सलेम और कोयम्बटूर जो है ये उत्तरी अकाट में पड़ता है। समझ में आ गया? बढ़े आगे चलिए। अब कहता है भूमि ह्रास रोकने के कुछ उपाय बताइए। भाई भूमि ह्रास रोकने के, अभी तक तो बता गया कि भूमि ह्रास, अभी बताया है ना कि भूक्षरण मतलब भूमि ह्रास। तो भूमि ह्रास कौन कौन से देश के किस किस कोना में सबसे ज्यादा होता वो तो बता दिए, लेकिन भाई भूमि ह्रास तो होता है, पर इस ह्रास को रोकने का उपाय भी तो कुछ होता होगा ना भाई, कि खाली जिसको मर्जी वो मर्जी आया काट के लेके चला गया, नदी काट दिया, तालाब काट दिया, ढोढो के ले गया, ऐसे थोड़ा होता है भाई। इसके कुछ ना कुछ उपाय होता होगा कि नहीं होता होगा। चलिए अब उपाय के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या उपाय है। आइए यहां से देखते हैं कि भूमि ह्रास रोकने के कुछ उपाय बताइए। इसके उपाय देखिए। भूमि ह्रास में प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानवीय क्रियाकलाप का भी अहम भूमिका है। भूमि ह्रास में प्राकृतिक कारण, भूमि ह्रास में प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है? भूमि ह्रास में प्राकृतिक कारण हो सकता है बाढ़ आ जाना, अचानक मौसम का बिगड़ा, बाढ़ आ गया, मिट्टी काट के ले गया। ठीक है, आंधी तूफान आ गया। ठीक है, भूकंप आ गया, नीचे धरती फट गई, ज्वालामुखी निकलने लगी। ठीक है, मिट्टी पिघल के दूसरे क्षेत्रों में जाने लगा, बाढ़ का पानी मिट्टी को बहा के दूसरे क्षेत्रों में ले जाने लगा। ये प्राकृतिक कारण हो गया। और मानवीय कारण क्या हो गया? मानवीय कारण हो गया बड़ा बड़ा बिल्डर जो हैं बड़े बड़े भूभाग पे अपना कंपनी फैक्ट्री बैठाते हैं, बहुत खाल खाल जमीन को रुपया के दम पे खरीद लेंगे और उस जमीन पे अपना बड़ा बड़ा प्लांट बैठाते हैं। तो उस खाल जमीन को भरने के लिए मिट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो लोग कहीं से ना कहीं से मिट्टी को खरीद के मंगाते हैं और खाल वाले जमीन को बिल्डर लोग भरते हैं। ठीक है, और उसके बाद में वो खाल जमीन भर के वहां पे उस पे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। पेड़ को काटते हैं, पेड़ पौधा को काट देंगे, मिट्टी को यहां से वहां करेंगे। ये मानवीय कारण हो गया। ठीक है, प्राकृतिक कारण हो गया बाढ़ आना, आंधी तूफान आना। मानवीय कारण हो गया पेड़ का काटना और मिट्टी का व्यापार करना। अब व्यापार समझ लीजिए ना, मिट्टी का व्यापार करना, यह हो गया मानवीय कारण। वही कह रहा है कि भूमि ह्रास में प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानवीय क्रियाकलाप का भी अहम भूमिका है। फिर भी भूमि ह्रास रोकने के कुछ निम्नलिखित उपाय हैं। भाई सब लोग खाली क्षतिये करिए तो कोई ना कोई तो होगा इस बचाने के लिए ना, इस धरती को, इस संसार को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। देखिए क्या क्या उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय देखिए, उपजाऊ भूमि पर कल कारखाना या सरकारी कार्यालय स्थापित न किया जाए। अगर भूमि क्षरण को रोकना है तो जो किसी गरीब किसान मजदूर का जो उपजाऊ भूमि है, जो गरीब किसान मजदूर खेती करके अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहा है, उस पे कोई कल कारखाना ना स्थापित किया जाए, उस पे कोई कल कारखाना ना स्थापित किया जाए और वहां से जगहों पे सरकारी कार्यालय ना खोली जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि भाई लक्ष्मीपुर स्कूल है, तो लक्ष्मीपुर स्कूल के अगल बगल में जो है ना बहुत सारा उपजाऊ खेती है, बहुत सारे गरीब किसान मजदूर के लोग का खेत है जो अपना खेती करके अपना जीवन यापन करता है लोग। कल हो के वहाँ पे कोई कल कारखाना खोल दे, कोई फैक्ट्री लगा दे, इससे क्या होगा? भूमि क्षरण होगी। ठीक है,
और भाई जो कल कारखाना लगाएगा वो तो किसानों का मुआवजा देगा ही देगा, लेकिन भूमि क्षरण का कारण बन जाएगा। दूसरा चीज कि वहां पे कोई सरकारी कार्यालय स्थापित ना हो, कोई सरकारी आवास है, कोई बिजली विभाग का ऑफिस ना बने, कोई किसी चीज का ऑफिस, सरकारी कार्यालय का ऑफिस ना बने, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होने से भी क्या होगा, भूमि क्षरण होगा, भूमि की हरास होगी। तो वही कह रहा है कि उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने या सरकारी कार्यालय स्थापित न किया जाए। उपजाऊ भूमि पे कल कारखाने या सरकारी कार्यालय स्थापित ना किया जाए, अगर भूमि हरास को अगर रोकना है तो। ठीक है, दूसरा कारण देखिए क्या है, अब कहता है कि जलमग्न भूमि पर भूमि का उद्धार किया जाए और इसका समुचित उपयोग किया जाए। आप लोग देखते होंगे, कहीं कहीं पे जाते होंगे कि यहाँ से लेके 10 बीघा 15 बीघा तक खाली पानी ही पानी है, जलकुंभी है। ठीक है, उसमें सिंघड़ा का खेती होता है, छोटी छोटी मछलियाँ होती है और नाना प्रकार के घास फूस है, लेकिन जलमग्न है, पाक है, कादो है, वहाँ पे कभी भी पानी नहीं सूखती। तो ऐसे कहता है कि जलमग्न भूमि का उद्धार हो, वहाँ से उस भूमि को जो है पानी को हटा करके इसका समुचित उपयोग किया जाए, यानी कि वैसे जगहों का उपयोग किया जाए, वैसे जगहों पे स्कूल बनाया जाए, वैसे जगहों पे जो गरीब गुरबे किसान हैं, जो गरीब दीनहीन लोग हैं, जिनके रहने के लिए आवास मकान नहीं है, जिनके रहने के लिए छत नहीं है, उन लोगों के लिए वहाँ पे घर बना के दिया जाए। ठीक है, यानी कि जलमग्न भूमि का उद्धार किया जाए, जितने भी पानी से लबालब भूमि, जो बरहो मास पानी भरा रहता है, वैसे भूमि का उद्धार हो और इसका समुचित उपयोग हो। आगे कहता है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाके। भाई ये तो ऐसा पॉइंट है कि हर आदमी को समझ में आता है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लाके। स्वाभाविक बात है भाई, आज परिवार में 4 आदमी है, कल हो के इस परिवार में अगर 9 आदमी होगा तो इस परिवार के हर चीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। रहने के लिए घर भी ज़्यादा चाहिए, खाने के लिए, मकान बनाने के लिए, हर चीज़ की खर्चा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो जनसंख्या में वृद्धि होगा तो भूमि क्षरण भी होगा। तो भूमि क्षरण को रोकने के लिए, भूमि ह्रास रोकने के लिए जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा। भूमि ह्रास रोकने के लिए जनसंख्या पे बढ़ाना होगा, बस जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा, माने वृद्धि दर पे कमी लाना होगा। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी भूमि में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर या पेड़ लगाकर भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। पहाड़ी भूमि देखिए, पहाड़ी भूमि जो बड़ा बड़ा, जैसे उत्तरांचल, हमारे देश में एक उत्तरांचल है, उत्तरांचल की राजधानी देहरादून है, उत्तरांचल की राजधानी देहरादून है। तो उत्तरांचल में जो है ना पहाड़ी एरिया है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ये पहाड़ी एरिया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ये सारे पहाड़ी एरिया है। तो इस एरिया में जो पहाड़ पे जो है ना, पहाड़ों को न काट करके पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेती किया जाए, ठीक है, और पेड़ लगाया जाए, तब जाके भूमि ह्रास होने से बचेगा। ठीक है, पांचवा कारण कहता है कि कारखाने के आसपास औद्योगिक कचरों को यत्र तत्र न फैलने से रोका जाए। कोई कारखाना है, उसके अगल बगल में कचरा जो है कहीं फेंका जाता है, ये नहीं फेंका जाए, कचरा को यत्र तत्र फैलने से रोका जाए। ठीक है, तो बच्चों ये 5 कारण हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, किस चीज़ का, भूमि ह्रास रोकने के 5 कारण बताएं। उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने या सरकारी कार्यालय स्थापित न किया जाए, जलमग्न भूमि का उद्धार किया जाए और उसका समुचित उपयोग किया जाए, जनसंख्या वृद्धि में कमी लाई जाए, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर या पेड़ लगाकर भूमि क्षरण रोका जाए, कारखाने के आसपास औद्योगिक कचरे को यत्र तत्र फैलने से रोका जाए। समझ में आ गया? ये हमने कितना 5 कारण बताया आपको, 5 कारण बताया, याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिए। आगे देखिए, आगे यहाँ पे कुछ नोट्स याद करने के लिए कुछ डाले हुए हैं। 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण होने में लगभग 4 से 500 वर्ष का समय लगता है। आप लोग बड़े आराम से कुदार का छेव मारते हैं, अब मिट्टी काट के यहाँ से वहाँ माटी को फेंक देते हैं। एक छेव माटी कुदार मारे या माटी काट के फेंक दिए,
पता भी है कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में कितना साल लगता है? 400 से 500 साल लगता है 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में। 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में कितना समय लगता है? 400 से 500 साल। जबकि आपकी आयु कितनी है? 60 से 70 साल में चले जाएंगे इस दुनिया से, राम नाम सत्य हो जाएगा। बिरले कोई आदमी है जो 100 वर्ष जी रहा है। 60-70 होते होते राम नाम सत्य हो जा रहा है। ठीक है, वो भी कि कौन 60-70 जी रहा है? जिसका शाब्दिक विचार है, जो किसी के प्रति गद्दारी नहीं सोचता, जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, जो किसी के प्रति अत्याचार अनाचार नहीं करता, जो सबके हृदय में एक समान भाव रखता है, वो आदमी 70 साल 80 साल जीता है। जो व्यभिचारी है, जिसके नियत गंदे हैं, जो धोखाबाज है, जो हमेशा धोखा देने के बारे में सोचता है, हमेशा दूसरों को धोखा देने के बारे में सोचता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है, उसकी आयु तो ऐसे ही क्षीण हो जाएगी भाई, उसकी आयु तो ऐसे ही क्षीण हो जाएगी। इसलिए कभी भी जीवन में किसी के प्रति द्वेष ना पालिए, किसी के प्रति धोखा बारे में मत सोचिए। सारे जनता जनार्दन को एक भाव से, सबको अपना एक समान भाव से देखिए। ठीक है, अगर दिन बुरे हैं तो धैर्य रखना सीखिए। ठीक है, और दिन अच्छे हैं, दिन अगर अच्छे हैं तो फिर सहयोग करना सीखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी में चट्टानें फैलती हैं जबकि जाड़े में चट्टानें सिकुड़ती है। क्वेश्चन बनेगा कि गर्मी में चट्टाने का स्वरूप होता है कैसा? फैलता है। गर्मी में चट्टाने फैलता है, ठंडे में चट्टाने सिकुड़ती है, ठंडी में चट्टाने सिकुड़ती है। आगे, भारत की 1/4 भूमि क्या है? बंजर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत की कितनी भाग भूमि जो है वो बंजर हैं। आपका जवाब होगा 1/4 भूमि जो है बंजर हैं। कितने भाग बंजर हैं? 1/4 भूमि जो है बंजर है। ठीक है बच्चों, बस यही था, ये वीडियो पार्ट 2 था, मृदा संरक्षण। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर वर्ग 10 भूगोल। ठीक है, यही है, एक पार्ट 1 पढ़ाई दिए थे, एक पार्ट 2 हो गया। आप लोग इस वीडियो को देख के एंजॉय कीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना प्रश्न हम आपको बताए हैं ना, इससे ज़्यादा मृदा से प्रश्न आएगा ही नहीं। अगर ये पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप देख लिए तो इससे ज़्यादा मृदा से बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। मिट्टी से संबंधित कोई सा भी प्रश्न परीक्षा में पूछेगा, आप खत्म। ठीक है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसका अगला वीडियो जो है आप लोग को मिलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, 1700 यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में 3 क्रांति हुई थी, बताएंगे, सब बताएंगे, धैर्य रखिए। ठीक है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय हिंद, जय भारत।